today we are going to learn numericals on atoms, more numericals on atoms and some part of nucleus. तो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है that is obviously थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा था कि हम चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, बट देन आई फाउंड दैट कि एटम हो गया तो न्यूक्लियस आपने कवर्ड ही कर लेते हैं. तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये चीजें नहीं समझ में आई, तो प्लीज आस्क. तो विल स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल ऑफ एटम, एक दो या तीन पता नहीं, देखते हैं हम कितना हो सकता है, एंड देन डायरेक्टली विल मूव फॉर द न्यूक्लियर चैप्टर. So according to CBSE that chapter is different, and in state board this chapter are club. Okay. अब तक जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? तो यस, मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था, दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड कितनी होती है? तो अगर सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट, this is first orbit, this is second orbit, obviously this is gap कम होते जाएगा, this is third orbit, this is fourth orbit, fifth orbit, sixth orbit, और finally ये infinity orbit. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, infinity orbit. तो क्वेश्चन पूछा है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन कोई हायर ऑर्बिट से जंप करता है तो कितनी लाइन एमिट होती है? फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन इज इन first excited state, electron first excited state में, first excited state is the second orbit, first excited state is the second orbit, तो कितनी लाइन एमिट होती है? 1. सेकेंड से फर्स्ट आएगा, एक ही लाइन एमिट होगा. ओके सर, अभी अगर ऐसा पूछा इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज द थर्ड ऑर्बिट, थर्ड से फर्स्ट आ सकता है, थर्ड से वो सेकेंड, और सेकेंड से फर्स्ट भी आ सकता है. मुझे लगता है ये कंसेप्ट समझा होगा आपको. 3 लाइंस बनेगी, थर्ड से वो डायरेक्ट फर्स्ट आ सकता है, थर्ड से वो सेकेंड जंप करे, और सेकेंड से वो फर्स्ट में आ सकता है. बेसिकली ग्राउंड तक आने के लिए उसके पास 3 लाइंस होगी, 1, 2 एंड 3. किसी को कोई डाउट? ओके. अगर इलेक्ट्रॉन उससे भी हायर, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज द फोर्थ ऑर्बिट, तो कितनी लाइन होगी? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सेकेंड ऑर्बिट से जंप करता है फर्स्ट में, तो नंबर ऑफ लाइंस वाज 1. थर्ड से फर्स्ट पे जंप करता है तो द नंबर ऑफ लाइंस इज 3. फोर्थ से फर्स्ट पे जंप करेगा तो हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे कितनी आती है. किसी को पता है तो प्लीज डायरेक्ट बताओ माइक में ही. How many lines will be emitted when it jumps from fourth orbit to first orbit? तो फोर्थ से फर्स्ट एक डायरेक्ट आएगी, ठीक है. फोर्थ से सेकेंड भी आ सकती है, और सेकेंड से फर्स्ट आने वाली तो होती ही है. सर फोर्थ से थर्ड भी आ सकती है, और थर्ड से सेकेंड भी आ सकती है, और सेकेंड से 1 तो बनाई आपने. वापस बताता हूँ मैं, ध्यान देना. 4 से 1 डायरेक्ट आई, 4 से जो 3 पे गई थी ना, वो 4 से जो 3 पे गई थी ना, वो 3 से 1 पे भी आई है. देखो, नहीं बनाई मैंने 3 से 1, 3 से 1 की बना, 3 से 1 आ गई, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट 6 लाइंस. तो वापस बताता हूँ, 4 से 1 एक डायरेक्ट आई, 4 से 3, और 3 से 1 भी डायरेक्ट आई. ये तो इसका काम हो गया. बट जो 4 से 3 गई थी, वहां से 3 से 2 पे भी आई एक, 4 से 3, फिर 3 से 2, और 2 से 1 वाली और एक आई उसके बाद, मतलब फाइनली 1 तक आने वाली. कितनी लाइंस हुई? 1 2 3 4 5 6. आप बताओ कोई और कॉम्बिनेशन अवेलेबल है क्या? चेक करो. देखो यहाँ कोई भी लाइन आपको लगता है कि ये हो सकता है तो बताओ मुझे. 4 to 1, 4 to 2, 4 to 1, 4 to 2, 4 to 2 ये बना है ना, 4 से 2, 4 to 2 लिखा है ना, कहाँ लिखा है मैंने? नहीं लिखा, यहाँ बनाया मैंने. ये सब बनाया कि चेक करो.
हाँ ये वाला कॉमन हो गया ना, तो ये चेक करके बता रहे थे ना, मैं ये डायग्राम देख के बता। अब चेक करो सारी लाइंस है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से 6 लाइंस होती है, अगर 5 से एक सर रहने दो, इतनी ज्यादा लाइन बनेगी, कैसे हम बनाएंगे 5 से एक में, बहुत कंफ्यूजन होगा। तो क्या आप एग्जाम में आपको क्या आपका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन कोई हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करेगा तो आप नंबर ऑफ लाइंस के लिए ऐसा ड्रॉ करोगे? नहीं सर, हम ड्रॉ नहीं करेंगे। हमारे पास एक ट्रिक है या फिर फॉर्मूला है जिसे, अगर वो ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो देर इज नंबर ऑफ ये जो आ रहा है ना, दिस आर, तो कैसे आता है, तो देर इज वन फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, n(n-1/2). What is the formula? n(n-1/2), where n is the orbit, n is the orbit in which it is, वो जिस orbit में है वो। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज सेकेंड ऑर्बिट, तो क्या आएगा, 2 क्या आता है, 2 - 1 1, 2/2 1, तो नंबर ऑफ लाइंस 1। ओके, चलो 3 के लिए लिखते हैं, 3 - 1/2, 2 - 1 2 कैंसल, 3 बचेगा, नंबर ऑफ लाइन 3। करेक्ट सर, ये भी बरोबर है। ओके 4 के लिए देखते हैं, 4 - 1/2, व्हाट इज 4 - 1 3, 4 3 जा 12, 12/2 इज 6 सर, बरोबर बैठा ये। 5 के लिए आएगा, 5 - 1 दैट इज 4, तो व्हाट इज 5 - 1 4, 5 4 जा 20, 20/2 नंबर ऑफ लाइन विल बी 10। तो ये आपने अगर थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा हो तो इससे हमने नंबर ऑफ हैंडशेक, अगर जिन्हें मैथ्स था 11 में, नंबर ऑफ हैंडशेक्स कॉम्बिनेशन चैप्टर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में NC2 करके लिया था, वो n(n-1/2) का फॉर्मूला है। तो सर हमने ऐसा, आपने पहले भी अगर मैंने सिखाया होगा तो ऐसा मैंने बताया होगा मैथ्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स कैसे होते हैं, तो 3 लोग हो गए तो कैसा होगा, क्योंकि एक ट्रांजिशन के लिए कितने लगते हैं, 2 ऑर्बिट्स, एक ट्रांजिशन के लिए कितना लगते हैं, 2 ऑर्बिट्स, इसीलिए NC2। अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया, जाने दो, मैथ्स नहीं पढ़ना है हमें, ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, number of spectral lines is how much, n(n-1/2), n(n-1/2). तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। बट देन प्रॉब्लम इज, सर हाँ थोड़ा बहुत समझ रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है वो समझ में आ रहा है, बट देन सर ऐसा कुछ और भी होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स 4 से 6 ऑर्बिट, अभी आपने सर 4 5 तक बनाया, तो आप 10th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो क्या होगा, तो 10 से होगा तो 10 यही फॉर्मूला अप्लाई करो, 10 10 - 1 10, 10 - 1 9, 9 10 9 का 90, 45। 90/2 45। ठीक है सर 45 आ गया। बट अब क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, पता है, चेंज कर दिया उन्होंने कि फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम 10th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट। हाँ तो 3rd ऑर्बिट के लिए कैसे करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू, सॉरी, 10th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट, और 3rd ऑर्बिट के लिए क्या करना, n-1 n-2। n(n-1) n-2, फिर 10th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जंप करेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएगी। तो ये फॉर्मूला उसे नहीं आता था, वो जो पहले वाला फॉर्मूला बताया था वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जंप कर रहा था तभी वैलिड था। तो ये तो और बाउंसर है, तो सर क्या करें इसके लिए, तो अभी छोड़िए। फिर इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर सकते हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप 10 to 3 का अगर सब लिख भी दो ना तो भी इतना टाइम लगेगा और सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। 10 to 3 तो रहने ही दो, आप 4 से 1 का कर भी लोगे, आप 4 से 2 का भी कर लोगे आप, बट देन वो बहुत कंफ्यूजिंग है, आपने कौन सी लाइन लिखी कौन सी नहीं लिखी। सॉरी, हाँ किसी को पता है फॉर्मूला? NC3 नहीं आएगा बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 42 कैसे आएगा, 45 वो तो ठीक है आगे का। 42 महेश प्रसाद, तुम्हारा कैसे कहना है कि 42, ये क्या कर रहा है पता है महेश, ये 45 है बरोबर, 10 से 1 का 45 है, और 3 से 1 का 3। ये माइनस करके बता रहा है 42, इट इज रॉन्ग। फिर तुम है ना ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि 10 से 1 कोई आता ही नहीं,
10 से 1 जो है ना, आप 3 से 1 वाले निकाल रहे हो, बट 10 से 1 वाला भी आता है ना, 3 से 1 वाले निकाल रहे हो आप, थोड़ा सोचो जरा ज्यादा। तो आप 3 लाइन लेके नहीं चलेगा, आपको 10 से 3 तक चाहिए। थिंक थिंक। तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, एन एफ माइनस, आई एम नॉट श्योर, एन एफ माइनस एन आई प्लस वन, एन आई प्लस वन अपॉन 2। हाँ, F stands for final, I stands for initial. Let's check. एक सेकेंड ना, NF लिखता हूँ यहाँ, NF। ओके, हाँ, अब चेक करो। when Ni is 1, Ni को 1 लो तो ये फॉर्मूला आता है क्या? देखो, n माइनस 1/2। Ni को 1 लिया मैंने तो ये 1 होगा। -1 + 1 कितना होता है? -1 0 + 1 मतलब NF मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? NF प्लस 1/2। यहाँ हम फाइनल नहीं कहते, उसे सिर्फ एन ही कहते थे, क्योंकि वहां इनिशियल 1 ही था। इसका ये स्पेशल केस है, इसका ये स्पेशल केस है, इसका ये स्पेशल केस है, जिसमें आप Ni1 लेते हो, जिसमें आप Ni1 लेते हो। अब अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो 10 से 3, तो क्या देखो क्या आएगा? 10 - 3, 10 - 3 7, 7 + 1 8। Okay, this is 10 + 1 11/2। 11 is 88, 88/2 44. 44। तो आंसर इज 44। If 10 से इस 10 से थोड़े में जंप करेगा। वेरी स्ट्रेंज महेश, बट 41 42 नहीं आया। देखो एक बार फिर से एक वापस बार फॉर्मूला को एक्सप्लेन करो ना। फॉर्मूला वही बता रहा था मैं, फिर भी मुझे इस फॉर्मूला में डाउट भी है थोड़ा सा, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला NF माइनस NI प्लस 1, इसमें NI में 1 डाल रहा था, तो ये NI का वैल्यू 1 डाल के वो मैच कराने की कोशिश कर रहा था मैं। मुझे डाउट है 44 आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन कम होगी, 45 से एक ही लाइन कम होगी, वैसा नहीं होगा। एक बार कोशिश करते हैं वापस से। ये आप ट्राई कर सकते हो दूसरा कोई एग्जांपल लेके। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचना है। आप तो सोच रहे हो कि सर आप क्या सोच रहे हो, बताओ पहले। तो मैं ये सोच रहा था कि 10 से 3 के लिए, अगर हम 10 से 3 के लिए बोले तो 44 आ रहा है। 10 - 3, 10 - 3 7, 7 + 1 8, और 10 + 1 11। यहाँ मुझे डाउट है। ओके, हाँ, अब समझा। ये तो प्लस है ना, ये माइनस है, गड़बड़ है ना। अब बरोबर है। ये सोच रहा था कुछ तो गलती हो रही है। आपने बताया नहीं है, मैं कितने कब से बोल रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा लगता है। NI1 लिया आपने, तो 1 ले लिया तो ये कट हो गया, तो NF मिला, और NF -1 आना चाहिए ना, वहाँ NF n-1 है। आप चेक करो, अब आएगा। यहाँ क्या आएगा? 10 - 3 7, 7 + 1 8, और यहाँ 10 - 1 9. 9/2। 9 8 × 36 36। हाँ, अब ये करेक्ट है, 36 करेक्ट। तो महेश तुम बोल रहे थे ना 42 लाइन होगी, नहीं, उससे कई कम होगी। 3 से 1 की आप सोच रहे हो कि सर 3 से 1 की लाइन निकाली है, नहीं नहीं, 3 से 1 की क्यों, 10 से 1 में आ रही है वो भी निकाल देंगे ना।
10 से 2 में आ रही है वो भी निकाल देनी है, कितनी सारी लाइन निकल जाएगी। तो 36 इज द करेक्ट, दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। मैंने लिखा था बरोबर, सिर्फ आपने ये मुझे बताया नहीं कि सर ये n-1 है। F stands for final, I stands for initial, आप लिख सकते हो ये फॉर्मूला। लिख के हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. स्टूडेंट्स हो गया, ओके। तो मुझे लगता है ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट इज एमिटेड। तो आप अगर ये फॉर्मूलाज नहीं जानते तो एग्जाम में सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बट फिर भी बाउंसर क्या देते हैं पता है ये लोग, कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब फोर्थ ऑर्बिट नहीं होती, तो आप इतना समझ जाते हो ना तो भी बस हो गया। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ ऑर्बिट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट नहीं कहा तो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट लेगी, बट उन्होंने कहा कई हायर स्टेट से कोई लोअर स्टेट बोला है, जैसे 7 से थर्ड, 10 से 6, 7 to 2, 9 to 4, जो भी बोला होगा, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला जो मैंने सेकंड बताया वो आएगा। आप इसका एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके, बट एग्जाम में ऐसा टाइम नहीं होगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले सिंपल वाला सीखा, फिर कॉम्प्लेक्स वाला गया। और अगर कॉम्प्लेक्स वाले में वो ni1 डालते हो तो सिंपल वाला बनता है, तो हमारा वो करेक्ट है। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था, बट एंट्रेंस में ये आता है, पीटी जेई और नीट में। और आजकल तो नंबर ऑफ सेक्टर लाइंस दे कैन आस्क इन 12th आल्सो बोर्ड एग्जाम। तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है आपको? No, sir. ओके। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने इस चैप्टर का एमसीक्यूज भी कवर किया है, आपको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आएगी एमसीक्यूज में भी। तो चैप्टर उस तरह लेके जा रहे हैं हम कि सो दैट आप कहो कि सर अब हमारा एटम चैप्टर परफेक्टली हमें आता है। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लास्ट टाइम हमने ना न्यूमेरिकल करते समय गड़बड़ कर दी कि हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला नहीं, तो कुछ लोग चले गए थे पहले। तो हमारा जो डिफरेंस था 5h बाई, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, nh/2 पाई। तो हमें बोला था वो 2 सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है, तो क्या करना पड़ेगा, L5 माइनस L2, तो 5h/2 पाई माइनस 2h/2 पाई। आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था वो भी, उसमें 5 और 1 क्यों लिया था वो पूछ रहा था स्टूडेंट कोई। 5 माइनस 2 3 h/2 पाई में शॉर्टकट बताता हूँ उसका 1.11 है। h का वैल्यू क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके, 6.63 भी ले सकते हो। और 2 पाई 6 इंटू 3.14 इज 6.28, तो आप ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 ले सकते हो।
इंटू 10⁻34, क्या h/2 पाई, क्या h/2 पाई का वैल्यू इज 1.11 इंटू 10⁻34। 1.1 भी लिया तो नहीं चलेगा, 1.11 नहीं किया तो ये वैल्यू कहाँ काम आएगा, बहुत जगह। अब h/2 पाई की वैल्यू को हम कभी कभी h कट कहते हैं। अगर मुझे कोई एक स्टूडेंट था, मुझे पूछ रहा था सर आपको पता है क्या दैट इज स्पेस, सॉरी कौन सा आइंस्टाइन की थ्योरी के रिलेटेड, क्वांटम फिजिक्स के रिलेटेड, वो आगे आगे फिजिक्स का बहुत थ्योरेटिकल पार्ट में जा रहा था, तो उसे बार बार ये नोटेशन दिखता होगा। तो आइंस्टाइन बहुत जगह ये नोटेशन यूज करता है। आइंस्टाइन की थ्योरीज में बहुत जगह ये नोटेशन यूज होता है h/2 पाई। हम सर इतना आगे नहीं बढ़ रहे, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसे पढ़ते कैसे। एच कट इज h/2 पाई, इज अ न्यू शॉर्टकट। एच कट का वैल्यू क्या है, 1.1 इंटू 10⁻34, और ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 3.3 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल था जो मुझे बताना था। और भी खतरनाक न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, बट फिर भी आप अगर कुछ कोशिश करो, मुझे बताओ कि सर हम ये कर सकते हैं और एमसीक्यू ये करना है, तो नहीं तो क्या है, गिविंग अ लॉट बट नॉट टेकिंग अ पार्ट ऑफ दैट आल्सो, देन इट्स वेस्ट। समझ रहा है, देने वाला बहुत देना चाहता है, बट वो लेने वाला सब एक ऐसा वो चम्मच में उठा के मिलता है, बस मेरे लिए इतना इनफ है। तो ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर तुम कोशिश करोगे उसके रिलेटेड एमसीक्यूज, तो मैं हूँ बताने के लिए। मैंने आपको अगर पहले नहीं कहा था तो अभी भी वापस कह रहा हूँ कि आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस टॉपिक। एटम चैप्टर का आप एडवांस लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन पूछो, न्यूक्लियाई, इसके अंदर कोई भी, मतलब 2020 और 1994 से लेके जितने भी क्वेश्चन हुए हो गए, सब क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एंट्रेंस रिलेटेड और 12वीं और जो भी। तो मुझे लगता है आप अगर कोशिश करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपका प्रिपरेशन इस चैप्टर का फुल हो जाएगा। बट हाँ, अभी तो बहुत चीजें बाकी है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो अदर देन दैट कोई टॉपिक में डाउट आपको? तो मैं शुरू करूँ न्यूक्लियर पार्ट। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। ऐसा होता है, दो चीजें होती है, आप सबको मालूम है दो चीजें क्या होती है एक तो समझता है या फिर कुछ नहीं समझता। समझता है तो डाउट्स पूरा अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो डाउट्स नहीं होते हैं, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स कहाँ दोगे। न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियस सर, न्यूक्लियस क्या है सर, हमें मालूम है न्यूक्लियस क्या है सर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है पता है आपको? देयर इज प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास। न्यूक्लियाई, न्यूक्लिया में मालूम है सर न्यूक्लिया होता क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये पार्ट। क्यों सर, क्यों इंटरेस्टिंग लगेगा? ऐसा आप पढ़ा रहे हो इसीलिए इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें और एक अच्छी बात क्या पता है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक बहुत है। कंपोजिशन हो गया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो आप जल्दी समझ सकते हो। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस? सर न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Proton and neutron together called as nucleon. Nucleons gives mass number denoted by A. सर किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसा लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। इसमें सर जो ए है ना, ए वो बताता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जेड बताता है प्रोटॉन, और A माइनस जेड क्या बताता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज न्यूट्रॉन। सर बहुत इजी है, मालूम है हमें। ओके, यूरेनियम 92-235, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन? 92। व्हाट इज न्यूक्लियन नंबर, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन? 235 न्यूट्रॉन नंबर। 235 माइनस 92,
करेक्ट है? तो ये है सर एक एग्जाम्पल, इसमें ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर, और ये है न्यूट्रॉन नंबर। सर हमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर समझ में आ रहा है, बट और एक एग्जाम्पल होगा तो और अच्छा समझेगा। कोई डाउट है बोर्ड पे जो लिखा है उस पे? नो सर। ओके, तो और एक एग्जाम्पल में आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, दैट इज प्लूटोनियम 294 239। व्हाट इज प्रोटॉन नंबर 94? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 239। व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर? 239 minus 94, how much? 9 minus 4, 5, 145। 145। सर समझ गया। ओके, उसके बाद अगर आपको नियॉन पूछा है, नियॉन, नियॉन 10 20, what is proton 10, what is neutron, sorry, what is proton plus neutron, that is mass number 20, what is neutron number 10? सर समझ गया। जो एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है वो होते हैं बहुत अच्छे लोग, वो होते हैं स्टेबल। इन लोगों में कोई झगड़ा नहीं होता कभी भी। क्यों सर? क्योंकि आप लोगों ने बांटने में कोई गलती नहीं की। क्या बांटा सर हमने? हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बांटा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बांटा सर? दोनों को इक्वली दिया, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं, तो दोनों खुश रहेंगे, दोनों खुश रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अगर सेम हो तो कभी भी अनस्टेबिलिटी नहीं आएगा। मतलब सर जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनइक्वल है उसमें अनस्टेबिलिटी आएगा? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हो गए तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, स्टेबल रहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर सेम नहीं है तो वो अनस्टेबल है। आपने इसे मिसअंडरस्टैंड किया होगा तो आपका प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हो गए, ये स्टेबल होते हैं, अच्छे लोग हैं, ये लोग बहुत स्टेबल है। जैसे हमारे पेरेंट्स आपको प्लीज, हाँ ये कोई पर्सनल एग्जांपल ना समझे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पापा और बुआ और चाचा, इन लोगों को जो प्रॉपर्टी बांटी वो अगर इक्वली बांटी हो, इक्वली मतलब जिसको जो हिस्सा मिलना चाहिए वैसा प्रॉपर दिया हो, कभी झगड़ा नहीं होता। पर देख लो पापा जाते जाते, सॉरी दादाजी जाते जाते तो मस्ती करके गए। आप समझ पा रहे हो मस्ती मतलब क्या? उन्होंने एक को ज्यादा दे दिया और एक को कम दे दिया, देख लो आज भी वो बुआ से बात नहीं करते या चाचा से बात नहीं। मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पालघर में दिखा सकता हूँ, खिचड़ी दालों में भी हो गए या आपके गांव में भी हो गए, और कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स में तो ज्यादा होते हैं। झगड़ा चालू रहता है बुआ चाचा, क्यों? प्रॉपर्टी का, क्योंकि बांटा नहीं बरोबर, वो बरोबर डिवाइड करते हैं ना, तो प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो इक्वल रहने दो ना भाई, 50-50, उसमें झगड़ा मत कराओ। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ होता है अनस्टेबिलिटी आती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियस से आता है, न्यूक्लियस से आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन लॉज, ये सब जो बनता है वो क्यों बना? क्योंकि आपने अनस्टेबल रखा सर उन्हें। अनस्टेबल कैसे किया मैंने? अनस्टेबल सर आपने कुछ तो किया होगा, स्टेबल नहीं रखा आपने उसे। स्टेबल कैसे बनता था? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होना चाहिए था, इक्वल नहीं रखा आपने। ये देखो ना, इसको 143 दिया और ये बेचारा 92 पे रो रहा है। ऐसा कैसे? इसको इतना ज्यादा दे दिया, इसको कम दिया, तो ये यूरेनियम कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अनस्टेबल, उसमें से निकलते रहता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। क्यों निकलता है? इसमें से फिर गामा निकलता है, सॉरी अल्फा निकलता है, वो अलग बात है, उसके बाद वो गामा निकलता है, बीटास भी निकलते हैं, डजन अल्फा बीटा गामा एमीटर। बट ये क्यों निकलता है? बिकॉज ये देखो ना, आप सामने है रिलेशन। इसका मतलब है सर आप 92 और 92 दोगे तो स्टेबल हो जाएगा। हाँ स्टेबल हो जाएगा, बट 92 से 93 दिया तो इसको 92 इसको 93, तो मैंने नहीं कहा क्यों अनस्टेबल होगा। होते हैं ना कुछ बड़े लोग जो आप कहते हैं ना चाचा, बड़े चाचा या छोटे चाचा बहुत समझदार है, थोड़ा कम मिल रहा है तो क्या हुआ, मेरे भाई को ही तो गया है। ऐसे कुछ है एलिमेंट जो बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में
प्रोटॉन को कम मिला है, न्यूट्रॉन को कम है? नॉर्मली प्रोटॉन को कम मिलता ही नहीं, छोटा भाई उसे कभी मिलता ही नहीं कम, हमेशा ज्यादा, सॉरी गलत बोला मैं, न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन उसको हमेशा ज्यादा मिलता है, प्रोटॉन को कम। न्यूट्रॉन को कभी कम नहीं मिलता, न्यूट्रॉन हमेशा ज्यादा लेता है या इक्वल लेता है। छोटा भाई है ना, वो हमेशा, पापा का बहुत, यार सर घर पे झगड़ा कराओगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट कह रहा है। मुझे लगता है आपको समझ में आया कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है। कंपोजिशन, न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है सर? प्रोटॉन है न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। सर उसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। सर किसी एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? ये होता है। उसमें ए क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं इसे, एटॉमिक मास नंबर, इसे एटॉमिक नंबर। ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन नंबर। सर हमने पढ़ा है। हाँ, कोई डाउट? नो सर। ओके, ये सर एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल सर हमें समझ में आ रहा है, पर सर आप वो स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। हाँ, स्टेबिलिटी में बोल रहा हूँ ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है तो स्टेबल है, बाकी इनके बारे में मैं बोल नहीं रहा फिलहाल कि वो अनस्टेबल क्यों है। अंडरस्टैंडिंग वाले हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि न्यूट्रॉन को ज्यादा मिला तो क्या हुआ, मेरा भाई तो है, हम एक ही घर में तो रह रहे हैं, न्यूक्लियस में ही रहते हैं, मान जाते हैं। बट कुछ लोग नहीं मानते, इसीलिए जब नहीं मानते तो एक ही घर में, ज्वाइंट फैमिली में, आपको देखा होगा कभी खिड़कियों से ऐसा बर्तन बाहर आते हैं, ये बाहर आया, ये कुछ बाहर आया, या फिर आजकल बर्तन वर्तन नहीं फेंक रहे लोग, अलग अलग वर्ड्स बाहर आते हैं, अलग अलग वर्ड्स। मुझे कहने में बहुत अजीब लगता है, बट यस इट इज देयर, वेयर सम पीपल्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट हम दोनों एक ही फैमिली के हैं, हम एक ही साथ न्यूक्लियस में रहते हैं, तो हमें नहीं वर्ड यूज करने चाहिए गलत, बट होता है। इसीलिए कहता हूँ भाई बहन, अभी आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है जस्ट आफ्टर मैरिज। आप समझ रहे होगे क्या बोलना चाहता हूँ मैं। थैंक यू। ओके, यहां तक समझ में आया? यस सर। दो भाई, दो चाचा, उनकी शादी के पहले आराम से अच्छी तरह रह रहे थे। सर फैक्ट है, अगर बदल दिखा, अगर इसमें कोई भी गलती है ना तो बता दो। ये Negative रिकॉर्डिंग, सर। ये रिकॉर्डिंग भाविश आंटी को बता दी। मेरा भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैं उनके लिए देख रहा हूँ जिनके घर पे अभी उनकी मम्मी या स्मार्ट। पापा सुन रहे हैं। सॉरी। अच्छा है सर, हम लोग हेडफोन लगा के बैठते हैं, ये चीजें हम बाहर नहीं जाने देंगे। रिकॉर्डिंग तो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं घर पे अकेला हूँ। ये डिवाइड ही नहीं हुआ, मतलब सिस्टर है बट ऐसा प्रॉपर्टी डिवाइड वाला पार्ट नहीं आया। बट ये 100% करेक्ट है। कोई भी बोल दे ना, चैलेंज कर दे कि नहीं सर आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि दो भाई आराम से रह रहे थे, उनकी शादियां होने दो, देखो उसे लगने लग जाता है कि मुझे कम मिलता है, हम साथ साथ है। ओके, पिक्चर्स बनाए उसके ऊपर, तो न्यूक्लियस समझ रहा है सबको? एक्सेप्शंस आर देयर, रिमेंबर एक्सेप्शंस आर देयर। ओके, न्यूक्लियस, एटॉम, एटम के अंदर क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। न्यूक्लियन समझ में आता है ना, न्यूक्लियंस क्या होता है? जैसे हम गुजरात में रहते तो गुजरातीज कहते हैं, महाराष्ट्र में रहते महाराष्ट्रियंस कहते हैं, पंजाब में रहते पंजाबीज रहते हैं, जैसे यूपी में रहते उसे भैया कहते हैं, जैसे बंगाल में रहते बंगालीज कहते हैं, जैसे समझ रहे हैं, वैसे न्यूक्लियस में रहते इसलिए न्यूक्लियंस कहते हैं। कोई डाउट? नो सर। एग्जैक्टली, प्राची इसीलिए कहता हूँ भाई को नहीं सुनने देने का। मेरे लेक्चर झगड़ा हो जाएगा सर घर पे। आप लोगों ने लिखा होगा, मैंने जो बोर्ड पे लिखा था, कंपोजिशन टॉपिक खत्म, अब शुरू होगा साइज ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप। न्यूक्लियस सर किसका बना, आज हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया।
बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। टीचर में कोई पूछे ना, प्रॉब्लम है मेरा में, अगर सपोज ये टॉपिक आपको अच्छा नहीं पड़ा है तो क्या होगा पता है, कई साल बाद कोई आपको न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा और आप गलत बताओगे तो आप बोलोगे यार वो हमें चिराग सर ने पढ़ाया था, तो मेरा आई डोंट वांट टू मेक माय इंप्रेशन रॉन्ग। यस आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन सच अ वे दैट कि आप कोई गलती से भी गलती ना करो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या कंसेप्ट है मालूम है, बोल सकते हो, समझ रहा है सबको? रिप्लाई नहीं आया? यस सर। हाँ Okay. सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. थैंक यू। साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का साइज, तो न्यूक्लियस का साइज हमें कैसे पता चलेगा? वो एटम का साइज निकालते निकालते ना प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किसका किया था? रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था एटम का स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए। फिर उससे साइज बताई थी, कहाँ वो बताई थी, अगर आपने 5 पॉइंट मेरे याद रखे हो तो उसमें चौथा पॉइंट ये था और 5वां पॉइंट ये था, एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज। रिमेंबर, ए और एन स्टैंड्स फॉर एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर साइज। रिमेंबर, नहीं तो ए और एन मास नंबर और वो बोल देंगे। एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर साइज की रेशियो दिया था। तो ये कहना चाहता था कि 10⁵ छोटा है, 10⁵ टाइम्स छोटा है या 10⁵ टाइम्स बड़ा है। ओके, 1,00,000 गुना बड़ा है छोटा है, वो बताया था। तो ये मेरा पॉइंट रुदरफोर्ड की थ्योरी में आया था। फिर सर आपको क्यों चाहिए न्यूक्लियस का साइज? तो सारे न्यूक्लियस एक साइज के हैं क्या? नहीं। तो इसमें अगर एटम का साइज चाहिए था, एटम का साइज चाहिए था, तो इसने बम्बार्डमेंट किसका किया था रुदरफोर्ड ने? अल्फा पार्टिकल का। अरे आप लोग आंसर देने में इतने स्लो क्यों हो भाई? क्या स्लो हो क्या आप? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बम्बार्डमेंट, न्यूक्लियस का साइज देखने के लिए, एटम के अंदर न्यूक्लियस था। अब है ना, ये न्यूक्लियस का साइज लर्न कर रहा था, तो इसने बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यूज किया। क्या यूज किया? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलो किसने? सर रुदरफोर्ड ने तो नहीं ना, रुदरफोर्ड ने नहीं किया। किसने किया ये रिसर्च बताया नहीं है। दिस इज दैट they use fast moving electrons। क्यों इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से वो जब जाएगा तो अट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली। तो किस तरह से ये जाएगा और किस तरह से इसका मोशन होगा, उसके बेस पे उन्होंने न्यूक्लियस का साइज बताया। वो भी अप्रोक्सीमेटली था, ये कहाँ फिक्स था। तो साइज कैसे बताया जाता है? किसी भी चीज का साइज कैसे बताया जाएगा? तो उसका रेडियस ले। सर न्यूक्लियस स्फेरिकल है ना, तो आप रेडियस ले सकते हो। ओके, तो डायमीटर भी ले सकते थे, बट कन्वीनियंट रेडियस था। तो न्यूक्लियस का साइज किस फॉर्म में दिया जाता है? इन टर्म्स ऑफ रेडियस। सिर्फ क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है फॉर्मूला। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस r0? r0 इज अ कांस्टेंट 1.2 into 10⁻⁻15। सर ए क्या है? ए डिपेंड करता है, ए इज एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। सर इसका मतलब क्या है? जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। हाँ, बढ़ना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक मास नंबर बढ़ा, साइज बढ़ेगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है? एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियॉन बढ़ रहा है। न्यूक्लियॉन बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ रहा है मतलब सर वो जगह कम पड़ेगा ना, उनको जगह बड़ा करना पड़ेगा, तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ना चाहिए। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहे हैं ना सर। अभी फैमिली में 2 लोग थे, ठीक है, फिर वो 2 के 3 हुए, 3 के 4 हुए, अब 4 के 6 हो गए सपोज। तो सर आपको समझ में आ रहा है, 6 लोग एक ही घर में, तो हम पहले 1 रूम किचन से आज 3 BHK में पहुंच गए। सर साइज तो बढ़ना चाहिए, बरोबर। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है कि अगर मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर मतलब न्यूक्लियॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का मिलके। प्रोटॉन बड़ा या न्यूट्रॉन? सर मालूम नहीं कौन बड़ा है। बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बीड़ा, बड़ा वो वाला नहीं, बड़ा। ओके, इंक्रीज। तो कौन कौन इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? आई एम नॉट श्योर, बट ये दोनों में से कोई भी अगर इंक्रीज होता है तो साइज न्यूक्लियस का बढ़ेगा।
तो न्यूक्लियस का साइज कैसे मेजर किया? तो बम्बार्डमेंट किया। किसका बम्बार्डमेंट किया? इलेक्ट्रॉन्स का, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का। फिर इससे क्या हुआ होगा? स्कैटर्ड हुए होंगे इलेक्ट्रॉन। सर वो तो नेगेटिव है, चिपक गए होंगे ना। वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थे, वर्ड आपने सुना होगा तो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सर फास्ट मूविंग मतलब चिपकते नहीं क्या? चिपकते हैं, बट उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसे वो रियलाइज हो कि ये पॉजिटिव है, तब तक तो पार हो जाता है। जब तक उसे रियलाइज हो ये पॉजिटिव है और मैं खुद नेगेटिव है, मैं अट्रैक्ट करना है, तब तक तो वो पार हो जाता है। इसीलिए मैंने किसका बम्बार्डमेंट किया न्यूक्लियस पे? मैंने मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट हुआ। किसके ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर। तो क्या हुआ? तो हमें साइज मिला। क्या मिला? साइज। ये फिर ये फॉर्मूला कैसे बना? इन्होंने बहुत सारे बम्बार्डमेंट किए भाई, एक थोड़ी, बहुत सारे बम्बार्डमेंट से उन्होंने अप्रोक्सीमेट हर एक न्यूक्लियस का, हर एक न्यूक्लियस मतलब सर हर एलिमेंट के न्यूक्लियस का। सर हर एलिमेंट क्यों? क्योंकि हर एक का मास नंबर अलग था, तो हर एक मास नंबर के न्यूक्लियस का ऐसा बम्बार्डमेंट से उन्होंने ए से रिलेशन निकाला। मतलब सर ये R0 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यस, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सर -15 मीटर का कुछ नाम है, फेम्टोमीटर। फेम्टो, -12 पिको, -9 नैनो, -6 माइक्रो, -3 मिली, -2 डेसी, -1 -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 माइक्रो, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको एंड -15 फेम्टो। ये फेम्टोमीटर है। सर समझ रहा है? साइज ऑफ न्यूक्लियस इससे बताया आपने, और मास नंबर पे डिपेंड करेगा। यस, मास नंबर पे डिपेंड सर करेगा, न्यूक्लियस का मास नंबर। हेलो हाँ बोलो। सर, एक डाउट है इसके अंदर। सर आपने बोला मास नंबर साइज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर नहीं अगर नहीं, न्यूक्लियॉन्स मैंने बढ़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोला, मैंने क्यूब रूट A⁻⁴ दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, हाँ अभी सर, बोलो। मतलब अगर साइज ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर बढ़ेगा तो मास नंबर भी बढ़ेगा। मतलब हाँ, उसका डेंसिटी बढ़ेगा तो इसीलिए उसका साइज बढ़ना ही चाहिए। पर अगर सर डेंसिटी का कैसा कंसेप्ट आया भाई? साइज, मास नंबर बढ़ा तो डेंसिटी कैसे आ गया? सर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बढ़ेगा। डेंसिटी मत यूज करो। हाँ, मास नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन बढ़ा तो साइज बढ़ेगा। हाँ आगे बोलो। डेंसिटी सर वर्ड अगर गलत उसका हो गया, अगर क्योंकि कम मैं आपको बताता हूँ कि जो ड्राई एयर है और मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मास ज्यादा होता है, मॉइस्चर का मास ज्यादा होता है पर डेंसिटी कम होती है। तो मास को डेंसिटी के साथ कंसेप्ट मत डाल दो। हाँ अभी बोलो आगे। हाँ बोलो। सर, तो फिर अगर मास नंबर कम हो गया तो न्यूक्लियस का भी साइज कम होना ही चाहिए क्या? कि जो था हाँ, वो बराबर है मतलब? मास नंबर बढ़ेगा तो मास साइज बढ़ेगा, मास नंबर कम होगा तो साइज कम होगा। सर अगर मास नंबर कम हुआ है तो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर मतलब बराबर है अंदर ही, तो उसका कम होना मतलब इम्पोर्टेंट है क्या न्यूक्लियस का साइज? समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। सर जैसे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अगर बढ़ता है तो साइज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता है। तो हम्म, अगर वो कम हो गया तभी वो मतलब अरेंज्ड है बराबर से वो न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस का साइज कम होना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। मतलब क्या कहना है पता है तुम्हारा? कि सर आपके पास 3 BHK फ्लैट था, बड़ी एक फैमिली चले गया, एक फैमिली उसमें से चले गया घर छोड़ के, बोलता है मैं अलग, न्यूक्लियर फैमिली। आपने सुना होगा ये वर्ड, थोड़ा अजीब है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो न्यूक्लियर फैमिली सर वो 2 BHK घर हो जाएगा क्या? अभी घर में 4 ही लोग हैं तो आपका 2 BHK हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, न्यूक्लियस के रिलेटेड होगा तो हो जाएगा, बाकी वो जो रियल लाइफ में होता है वैसा नहीं होता। बट हाँ, एक फैमिली चलेगी, 2 लोग चले गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक बोलते हैं हम नहीं रहते आपके साथ, जाने दो, हमें पैसा बरोबर नहीं मिल रहा है, हम चले गए। तो अगर न्यूक्लियन कम हो जाएगा तो साइज कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज कम हो जाएगा। यस। तुम्हारा कहना है कि सर ऑलरेडी आराम से बैठे थे ना, 2 खाली हो गया उसका जगह, उसे क्या लेना देना है? उसे छोटा करना चाहिए क्या? साइज छोटा होना चाहिए, होगा ही। साइज वो उसी पे बेस्ड है, साइज उसी की बेस्ड है। सपोज आपके पास कुछ एक बंडल है जिसमें 100 कुछ रखा हुआ है, 100 पीसेस कोई ऑब्जेक्ट का है, आपने उसमें 30 दे दिया, किसी को 30 दे दिया, तो बंडल उतना ही रहेगा क्या?
सर हमें फिर वो पैकिंग वापस करनी पड़ेगी, 70 का बंडल बांधना पड़ेगा। मुझे लगता है वो समझ में आया होगा कि हाँ वो बिल्डिंग ऑफ फ्लैट जैसा नहीं है कि वो 3 BHK ले लिया तो 3 BHK ही रहेगा। अब तुझे बंडल समझना होगा कि वो बंडल है ना, वो ऐसा एक गोली, मतलब ऐसा एक सर्कल स्फीयर सा बनाया हुआ है, इसमें 100 ऑब्जेक्ट्स है। अभी आपने 30 निकाल लिए या 2 भी निकाला ना तो भी आपको 98 का साइज छोटा ही हो जाएगा कंपेयर टू 100। यस सर। ओके, महेश प्रसाद क्या करता रहता है तू? महेश, महेश स्क्रीन शेयरिंग, नींद में होगा महेश? वाह, नहीं सर। कहाँ हो गया फिर? स्क्रीन शेयर कैसे होगा? ठीक है, अभी नहीं होगा। ठीक है, कहाँ थे हम? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस एक छोटा सा टॉपिक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, बट इसमें कंसेप्ट बहुत है। सर फॉर्मूला समझ में आया? प्लीज स्टूडेंट, इफ एनीवन्स नेटवर्क इज गोइंग, डोंट मिस एनी पार्ट। 74 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 82, 8 बच्चे गायब। हमारा लेक्चर 8:15 तक है, सॉरी 7:15 तक। मैंने प्लान करके 15 मिनट एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि आज मैं न्यूक्लियस का साइज अच्छी तरह समझा के ही छोड़ूंगा। ओके सर, आप क्या बताना चाहते हो इसमें? तो और एक चीज बताना चाहता हूँ कि मास नंबर सपोज 8 है, मास नंबर 8 है तो साइज क्या होगा? R इज इक्वल टू R0 8⁻⁴ आपका ये है नियॉन फ्लोरीन कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन थोड़ी है, बेरिलियम है, बेरिलियम, बेरिलियम 48 सर एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 8 है। 8 8 का क्यूब रूट क्या होता है? मालूम है ना? Yes, sir. तो 1.22 जा 2.4 इंटू 10⁻⁻15, इससे पता चल गया कि साइज डबल हो गया, साइज डबल हो गया एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर 1। सर हाइड्रोजन का मास नंबर 1 कैसे? ये देखो 1 1 1 ये है मास नंबर, मास नंबर लेते हम तो मास नंबर 1 1 का क्यूब रूट 1 तो 1.2 आता था, बट बेरिलियम में 8 आता है तो 8 के कारण ये डबल हो जाता है। अगर आप इसकी जगह एल्यूमिनियम लेते हो, एल्यूमिनियम, सर आप वही एलिमेंट ले रहे हो जिसका क्यूब रूट अवेलेबल है। हाँ, सिखाने के लिए अब है, बाकी नहीं तो लॉग सिखाना पड़ेगा और क्या। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, बरोबर है क्या? 12 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13। अरे बोलो बोलो, काहे चुप हो? यस सर। 27, मास नंबर 27, मास नंबर 27, 27 का क्यूब रूट 3 तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। वीडियो पॉज है, हाँ, तो क्या हुआ? 3.6। बच्चे लोग वीडियो पॉज है No, sir. नो सर। Sir. No, sir. क्या? हमारे पास डिवाइस है, देखते रहते हैं बार बार कहाँ हो रहा है। तो ये है बेरिलियम का, ये है एल्यूमिनियम का, और हाइड्रोजन का तो 1 होगा। तो सर आप ये कहना चाहते हो जिसका मास नंबर का क्यूब रूट अवेलेबल उसी का मास नंबर निकाल सकते, उसका ही साइज निकाल सकते हो आप? नहीं, सबका निकाल सकते हैं, बट एग्जाम में क्या करते हैं पता है? वो लोग ऐसे ही पूछते हैं जिसका क्यूब रूट अवेलेबल हो। एक मार्क का एमसीक्यू पूछा है, क्या पूछा? एक मार्क का एमसीक्यू, तो दे वुड नॉट आस्क ऐसा, सपोज 100 लिखा तो 100 का क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है 10। तो आपको क्यूब रूट जिसका मालूम होगा ना वो देखे, वही देखे जिसका क्यूब रूट मालूम है। सर आप गारंटीड कह सकते हो कि दूसरा नहीं आएगा, आ सकता है, बट चांसेस इज 95% ऑफ दोज एलिमेंट हुज क्यूब रूट इज पॉसिबल। सर ऐसा आया तो हाँ, ऐसा और एक आने का चांस है, ये बता रहा हूँ जो मैं। दे वुड आस्क द साइज रेशियो, फॉर एग्जांपल R0A2 raised to 1/3, R0A2 raised to 1/3, A1 raised to 1/3, R0 cancel, A2 by A1 raised to 1/3। अब अगर आपको ये 100 दिया और ये 100 ऊपर दिया है और नीचे दिया है 12.5, 200 और
25 हो सकता है, 200 और 25। इसका मास नंबर 200 और इसका 25। आपको 200 का क्यूब रूट नहीं पता, 25 का क्यूब रूट नहीं पता, बट 200 बाय 25 क्या होता है? 8 2 आएगा आंसर। हाँ, 200 बाय 25 8 और 8 का क्यूब रूट 2। मतलब ऐसा रेशो निकालने पूछ सकते हैं। रेशो क्यूब रूट का फॉर्मूला सर हमें आता है ना लॉग से निकालना। मैं कहा बोल रहा हूँ नहीं आ रहा है, एक मत का एमसीक्यू में कहा लॉग करते बैठे। अंदाज मारेगी तो हाँ अंदाज मार सकते हो आप, अंदाज कर सकते हो कि 100 का क्यूब रूट क्या होगा। सर हमें 64 का मालूम है, 64 का क्यूब रूट 4 है और 125 का 5 है, तो 64 और 125 के बीच में 100 आता है तो 4.5 4.6 होगा। ऐसा अंदाज मार सकते हो, मैं ना कि कहाँ कह रहा हूँ। हाँ एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आप अंदाज मार सकते हो, बट दे आस्क इन बोर्ड एग्जाम 12th वाला ऐसा कोई न्यूमेरिकल साइज ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ आने वाला है 1 मार्क का, तो हमें अच्छी तरह आना चाहिए। बच्चे लोग समझ रहा है साइज ऑफ न्यूक्लियस? मजेदार है ना। नंबर से भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। थैंक यू हिमानी फॉर अप्लाइंग एवरी टाइम, थैंक यू वेरी मच कृषा। दीक्षा दीक्षा पटेल है, हाँ नहीं दीक्षा, हाँ दीक्षा पटेल पे नेटवर्क जा रहा है बार बार। आरती यादव, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है साइज ऑफ न्यूक्लियस। What is the size of nucleus? Size of nucleus can be obtained by this method. Okay, सर अब आपने कहा था कि आप साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत अच्छी सॉरी स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है अभी? हर्ष ते फोन येतो ना तेव्हा तसं होतं, फोन आल्यावर उचलायला लागतो. एक्सप्लेन क्या है नीलेश? एक्सप्लेन हे अगेन. ओके अगेन R0 कहाँ से आया? ये R0 है ना, इट इज साइज ऑफ, ये फॉर्मूला जब डिराइव किया ना तो ये कांस्टेंट मिला हर बार, वो कांस्टेंट सेम ही था हर बार, उसका वैल्यू सेम था। नीलेश ये फॉर्मूला बनाया उन्होंने, दिस इज दैट दिस साइज ऑफ न्यूक्लियस is depending on cube root of mass number and this is a constant proportional इसके साथ है, ये constant और constant का वैल्यू R0 है। आप दूसरा नाम ले लो, R0 नहीं पसंद है तो। ये न्यूक्लियर, ये अगर A का वैल्यू बन लोगे ना तो हाइड्रोजन का साइज भी होता है। अनिलेश समझा? यस सर। okay. तो मुझे लगता है आपको, आप सोच रहे हो सर आपने 7 बजे तक बोला था, 7:15 बजे तक, 10:15 तक, तो आप 15 मिनट क्या और बोल रहे थे? मतलब ये तो हो गया ना, साइज खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ अभी। मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा आपको, साइज समझा होगा, बट इससे बेस्ड कोई एक टॉपिक है जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो साइज बेस्ड तो हो गया ना सर, ये साइज तो हो गया ना, बट साइज इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट? मास नंबर, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। सर आपने ऐसा लिखा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब यहां से शुरू किया था, कांस्टेंट R0 आया था। तो सर R क्यूब क्या होगा? R क्यूब ए। तो अगर मैं R क्यूब में यहाँ 4/3 पाई R क्यूब करता हूं तो आपको मालूम है 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आई कैन से दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ए। सर ए कैसे? इधर भी 4/3 पाई लो, अरे प्रोपोर्शनल है ना, तो कांस्टेंट के साथ चले जाएगा, इतना तो मालूम होगा मुझे लगता है सबको। 4/3 पाई, ओके सर काहे गड़बड़ कर रहा हूँ?
मैं Eg कर देता हूँ, Eg R0 a raised to 1/3, R क्यूब करने से R0 क्यूब a हो गया, तो 4/3 पाई R क्यूब क्या होगा, 4/3 पाई R0 क्यूब a होगा। व्हाट इज 4/3 पाई R क्यूब? वॉल्यूम। ये कांस्टेंट है और ये भी तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट को नया नाम आप चाहो तो बदल सकते हो, Vg लो। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये ओम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, कैसे मैं बाद में बताता हूँ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, मास नंबर बढ़ा तो उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम, मास नंबर बढ़ा तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ेगा, मास नंबर कम हुआ तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। मास नंबर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रोपोर्शनल है, क्यूब रूट नहीं, प्रोपोर्शनल टू ए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। समझ रहा है क्या सबको, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। इसका मतलब सर एक एग्जांपल दो, एग्जांपल्स। अब मेरा एग्जांपल वो नहीं बैठ रहा है, मैं सोच रहा था कब से, बट लेट्स ट्राई। सर उनसे एग्जांपल लूं, ठीक है। ये कोई 4 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस है, तो मैंने 4 बॉक्स ऐसा अरेंज किया, चारों का एक पैकेट बनाया। बट अगर 4 की जगह 10 बॉक्स हो गए, 10 बॉक्स हो गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसा 5 6 7 8 9 10, आपका पैकेट का साइज बड़ा हो जाएगा सर, क्योंकि आपने पैकेट में नंबर बढ़ा दिए। तो अगर साइज बड़ा होना चाहिए मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब आप कह रहे हो कि सर ये 9 और 10 नहीं है, तो ऑब्वियसली 9 10 नहीं होगा, तो ये क्यों रहेगा, फिर तो पैकेट का साइज छोटा हो जाएगा। तो पैकेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियॉन्स कम हो गए तो साइज कम होगा। बेसिकली द मास नंबर बढ़ा, मास नंबर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास नंबर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम तो मास नंबर कम, मास नंबर कम तो वॉल्यूम कम। प्रपोर्शनल रिलेशन है। हाँ सर समझ गया, इतना आसान तो है, फिर क्यों खींच रहे थे आप। रुको, अभी तक खींचा नहीं है मैंने। लास्ट टॉपिक आज का लास्ट आखिरी टॉपिक क्या है, तो आखिरी टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मालूम है सर हमें, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अब आपको ये समझना होगा कि ये है एटॉमिक मास नंबर। ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर। और ये है वॉल्यूम, तो मास नंबर अपॉन वॉल्यूम। अरे समझ रहा है कि नहीं? यस सर। वॉल्यूम इज, उल्टा हो जाएगा, मास नंबर इज वॉल्यूम, तो मास नंबर इज, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा इसकी बेस्ड, मास नंबर अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये क्या है, ये क्या है? कांस्टेंट। वेरी गुड, मुझे लगा कोई बोलेगा डेंसिटी है। कांस्टेंट है, करेक्ट है आंसर, तो डेंसिटी भी करेक्ट था सर, बट इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऐसा प्रॉब्लम होता है, भूल गया मैं, पावर भूल गया 2.3 into 10⁻², कोई चेक करो नेट पे क्या है वैल्यू डेंसिटी का। 10⁻17। 17 ये बरोबर है क्या? 2.4 है या 2.37? उसमें भी हम गड़बड़ा गए पापा। 37 बरोबर है, 2.3 बराबर है सर। 2.3 into 10⁻², भी बोलो 2.37 बोलो चलेगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। इसका ये कहना है कि आप अगर मास, अगर एक न्यूक्लियन बढ़ेगा
वो देखा ना आपका, एक न्यूक्लियस बड़ा मतलब मास बड़ा, तो डेंसिटी कांस्टेंट रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। बट डेंसिटी एनीवेयर इन द यूनिवर्स ऑफ एनी एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। आप कहीं भी किसी भी एलिमेंट का यूनिवर्स में फाइंड करोगे तो डेंसिटी सेम ही आएगा, 2.3 × 1017 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आज तक ऐसा कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसका डेंसिटी 1017 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो। क्या बोला सर? बस 5 बुलाओ। ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसकी डेंसिटी 1017 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो। 17। सर हमने मर्क्यूरी सुना है, मर्क्यूरी का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। सर आयन का और ज्यादा होता है, आयन का 10⁵4 तक होगा। 10⁵345 जाने दो, 17। मतलब वो ऐसी जगह है जो फुल पैक है। न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो फुल पैक है। मतलब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सर आप एग्जांपल बहुत लेते हो, क्या करें। एग्जांपल है टोक्यो, कुछ भी तो बताएगा कैसे? है कोई स्मार्ट बंदा तो बता पाए टोक्यो कैसे? बंदी भी चली गया। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। यस प्रियांशु, हाँ बोलो। प्रियांशु, पूर्वी नहार, क्या बात है। पूर्वी नहार करेक्ट, प्रियांशु करेक्ट। हाँ और किसी को पता है कुछ? मैं पूछ रहा था डेंसिटी सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी टोक्यो में सबसे ज्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जापान इज हाईली पॉपुलेटेड, जगह कम और लोग ज्यादा, जगह कम और लोग ज्यादा। ऐसे मुंबई भी है बट मुंबई डजंट कम्स इन फर्स्ट, आप चेक कर सकते हो, गूगल बाबा बता देगा कि सबसे हाईली डेंसिटी वाला सिटी कौन सा है। मे बी कुछ 4-5 सालों में चेंज हुआ होगा तो पता नहीं, बट what I observed from many years is Tokyo. Tokyo is a highly populated, high populated में ज्यादा नहीं होगा, highly dense, high density न्यूक्लियस का है। समझ रहा है? अगर ये चाइना से रिलेटेड होता ना, प्लीज आउट ऑफ द बॉक्स, चाइना की कोई कंट्री, कोई सिटी में, चाइना की कोई सिटी में अगर ऐसा होता तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है वहां। वो लोग बहुत अजीब है, वो लोग क्या करते हैं पता है, दूसरा कंट्री ले लो, जाओ पॉपुलेशन उधर चले जाओ, वो अपनी डेंसिटी और मास भी बढ़ रहा है, मतलब मास उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है उनका, मास उतना ही है, लोग उतने ही है, तो उनकी डेंसिटी कम है। मतलब एक सिटी में ज्यादा लोग नहीं रहते, पास मतलब ऐसा आराम से रहते हैं। उनका आदत है बाजू का, इसका उधर, वो सब अपना इंडिया का भी पार्ट लेना चाहते हो, इंडिया का टेरिटरी में घुस रहा है फालतू में, वो बोलता है ये मेरा है, वो भी मेरा है, दैट इज इट ट्राइज टू डिक्रीज इज डेंसिटी, वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है, मास नहीं। और टोक्यो क्या है, उधर उसका जो है जगह, उसी में उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उधर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ डेंसिटी कांस्टेंट नहीं कहूंगा मैं, ऑब्वियसली इंडिया में भी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, पर मुझे लगता है सबसे डेंस है ना टोक्यो है। वैसे सबसे ज्यादा डेंस कोई भी अगर पूछा जाए तो सबसे डेंस ज्यादा यूएस है। और अगर आपको किसी का मास पूछा जाए, मास नंबर पूछा जाए, या वॉल्यूम या रेडियस पूछा जाए, तो ना आपने, मैंने क्या क्या पूछा, डेंसिटी कांस्टेंट लेके आपको मास नंबर मिल सकता है, वॉल्यूम मिल सकता है, और उसकी रेडियस भी मिल सकती है, न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का मास नंबर मिल सकता है अगर आपको डेंसिटी कांस्टेंट मालूम है तो। मतलब 3 में से 2 दिए होंगे, एक पूछा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में कि आप बताओ इसकी साइज क्या है, साइज क्या है, उन्होंने उसका मास नंबर दिया था, तो आपको साइज निकालने के लिए डेंसिटी से वॉल्यूम और वॉल्यूम से रेडियस निकालना था।
समझ रहा है क्या? डेंसिटी से रेडियस और रेडियस से वॉल्यूम निकालना था, तो वो कंसेप्ट यहाँ यूज किया था। ऐसा कंसेप्ट है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि डेंसिटी काफी काम आने वाला है। ये नंबर अगर याद रखते हैं तो हम मास नंबर, नॉर्मली मास नंबर नहीं, क्योंकि वो ऐसा एलिमेंट दिया होगा कि सपोज कैल्शियम 2040, आपको मास नंबर मालूम है सर, मास नंबर मतलब 40U। अगर आपको पता नहीं होगा तो U एटॉमिक मास यूनिट में तीसरे मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में वही सीखा होगा ये U क्या है। तो मास नंबर 40U है, डेंसिटी आपको मालूम है, तो आपको उसका वॉल्यूम और वॉल्यूम से उसकी रेडियस निकालने आएगा। ये कांस्टेंट निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मालूम है आपको 1.2 × 10⁻⁻70 सॉरी +7 -15, 1.2 × 10⁻⁻15 का क्यूब करके ये 4/3 मल्टीप्लाई करके ये नंबर तैयार रखो, और उसको यहाँ यूज करोगे तो आप उसकी रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस मतलब ये डेंसिटी हमें ये निकालने में बहुत मदद करेगा, समझा? यस सर। तो मुझे लगता है आपको आज मैंने 2 टॉपिक सिखाया। वन वाज न्यूक्लियस का कंपोजिशन, सेकंड वाज ऑफ न्यूक्लियस। तो 2 टॉपिक्स। आवाज आ रहा है अभी? Yes, sir. Composition and size, 2 things we learn, composition and size of nucleus। पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा आपने। स्टूडेंट्स रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। सो Yes, sir. हाँ बोलो, कोई डाउट? तो हमने 4 मिनट पहले ही खत्म कर दिया है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। इफ एनी डाउट यू कैन